नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने रस के अवयवों को जाना था। आज जानेंगे रस के प्रकार। क्या जानेंगे? रस के प्रकार। तो जब हमने रस की शुरुआत की थी तो सर्वमत के अनुसार हमें रसों की संख्या कितनी मिली थी? 11। सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या 11 मिली थी और आज हम इन्हीं 11 रसों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 11 रस कौन से हैं। तो ये 11 रस कौन कौन से हैं, उसके लिए एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगी। श्रृंगहाकुरौ विभवी अशावा। क्या? श्रृंगहाकुरौ विभवी अशावा भक्ति। ये एक छोटा सा वाक्य है। यदि हम इस वाक्य को याद कर लेते हैं तो इसी वाक्य के अंदर हमें हमारे 11 रस मिल जाते हैं। देखते हैं कि ये छोटे से वाक्य के अंदर हमें हमारे 11 रस कैसे मिलते हैं। तो श्रा से हो जाता है श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस। हा से हास्य रस। का से करुण रस। रौद्र रस। विभत्स रस। भयानक रस। वीर रस। अद्भुत रस। शांत रस। वात्सल्य रस। और ये अंतिम भक्ति रस। तो देखा आपने कि एक छोटे से वाक्य के ही अंदर हमें हमारे 11 रस मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं इन रसों के स्थायी भाव। क्या देखेंगे? इन रसों के स्थायी भाव। तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति और इसी को ही कहते हैं प्रेम। हास्य का स्थायी भाव हास। करुण का शोक। रौद्र का क्रोध। विभत्स का जुगुप्सा और इसी को कहते हैं घृणा। भयानक का भय। वीर का उत्साह। अद्भुत का होता है विस्मय और इसी को कहते हैं आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह। क्या? स्नेह। और संतान विषयक रति वात्सल्य का स्थायी भाव होता है और स्नेह भी इसी को कहते हैं संतान विषयक रति। भक्ति का स्थायी भाव ईश विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश विषयक रति किसका स्थायी भाव हो गया? भक्ति रस का। तो जब हम शुरुआत किए थे रस की तो भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया था। भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी थी। देखते हैं कि वे 8 रस कौन हैं जिन्हें भरत मुनि ने रसों की श्रेणी में रखा था। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर और अद्भुत, ये 8 रस हैं जिन्हें भरत मुनि ने रसों की श्रेणी में रखा था। कौन से कवि ने? कवि भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 8 रसों को ही रस माना था। फिर 9वां रस कौन सा है? शांत। अक्सर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है। पहला दूसरा नहीं पूछा जाता, सिर्फ 9वां पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है। तो 9वां रस होता है शांत और शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। अब हमसे पूछ लिया जाए कि शांत रस को रसों की श्रेणी में किसने जोड़ा, तो हम बताएंगे कि उद्भट नामक कवि हैं। कौन है? उद्भट नामक कवि हैं जिन्होंने शांत रस को रसों की श्रेणी में जोड़ा। इसी प्रकार वात्सल्य रस को रसों की श्रेणी में किसने जोड़ा? तो रूप गोस्वामी। किसने? रूप गोस्वामी जी ने वात्सल्य रस को रस माना है। इसी प्रकार भक्ति रस को किसने जोड़ा? तो विश्वनाथ नामक कवि हैं। कौन है? विश्वनाथ नामक कवि हैं जिन्होंने भक्ति रस को रसों की श्रेणी में जोड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या कितनी मिली?
11 और नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी मिली थी? नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 मिली थी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नाटक विधा में भी पूरे 11 रसों को पढ़ा जाता है, पर जब 11 रसों को पढ़ा जाता है तो फिर 9 ही प्रकार क्यों? तो गौर कीजिएगा, ये जो वात्सल्य और भक्ति रस है, इन दोनों रसों को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है नाटक विधा में। नाटक विधा में श्रृंगार के अंतर्गत ही वात्सल्य और भक्ति को भी पढ़ा जाता है। इसीलिए श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और वात्सल्य और भक्ति का भी स्थायी भाव क्या है? रति ही है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पहला रस जो है श्रृंगार। किस पर बात करेंगे? श्रृंगार रस पर। तो जब श्रृंगार रस की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न उभर कर आते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। काव्य में नायक नायिका के प्रेम मिलाप और विरह का वर्णन जहां किया जाता है वहां श्रृंगार रस मिलता है। फिर से सुनिएगा कि किसी काव्य में जब नायक और नायिका के प्रेम मिलाप और विरह का वर्णन जहां किया जाता है वहां श्रृंगार रस मिलता है। ठीक, अब एक और प्रश्न कि श्रृंगार रस को ही रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है? रसराज या रसों का राजा। क्या कहा जाता है? रसों का राजा। रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। और रति को ही कहते हैं प्रेम। क्या कहते हैं? प्रेम। तो जब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस के दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। वह दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संयोग श्रृंगार की। तो जब हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। देखते हैं वे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? स्थायी भाव, स्थायी भाव, फिर आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, फिर विषय आलंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। चाहे हम श्रृंगार रस पढ़ें या चाहे अन्य 11 रस को भी पढ़ लें तो भी हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु का विवरण देना ही पड़ेगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं संयोग श्रृंगार रस की। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार रस किसे कहेंगे? तो जब काव्य में नायक और नायिका के प्रेम मिलाप का वर्णन हो वहां क्या मिलेगा? हमें संयोग श्रृंगार मिलेगा। तो संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या? रति। क्या? रति। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव जागता है। तो जब संयोग की बात कर रहे हैं तो जिसके मन में रति अर्थात प्रेम का भाव जागता है तो क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन। तो आश्रय आलंबन में नायक, नायक के मन में प्रेम जाग सकता है, नायिका, कवि, लेखक के मन में भी भाव जाग सकते हैं। फिर विषयालंबन, जिसके प्रति प्रेम जागता है। तो इसमें भी नायक हो सकता है, नायक के प्रति प्रेम जाग सकता है, नायिका के प्रति प्रेम जाग सकता है, कवि, लेखक के प्रति भी प्रेम जाग सकता है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या? वे स्थिति, वे परिस्थिति, वे वस्तु जिसके कारण भाव जागते हैं। तो जब संयोग की बात करें तो आ जाएगा बरसात, एकांत, चांदनी रात। ये जो चीजें हैं ये उद्दीपन का कार्य करेंगी संयोग श्रृंगार रस में। फिर अनुभाव, जो आश्रय आलंबन द्वारा की गई चेष्टाएं हैं वही क्या कहलाएंगी? अनुभाव। तो जब संयोग श्रृंगार की बात आती है तो आश्रय आलंबन कौन सी चेष्टाएं कर सकती हैं? आंखों का झुकना, आंखों का झुकना,
आंखों का झुकना। और क्या कर सकती हैं, लजाना, आंखों का झुकना या लजाना। अब देखते हैं संचारी भाव। तो वे छोटे छोटे भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करेंगे, तो वे छोटे छोटे भाव कौन से हो सकते हैं, हर्ष, लज्जा, हर्ष, हर्ष, लज्जा और उत्साह, है ना। ये छोटे छोटे भाव हैं जो संयोग श्रृंगार में आश्रय आलंबन के मन में उभरेंगे। एक उदाहरण है संयोग श्रृंगार का, उसके आधार पर हम इन स्थायी भाव, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव को समझेंगे। उदाहरण क्या है सुनिए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। क्या है उदाहरण, कहत नटत, कहत नटत रीझत खिजत, रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कर रहे, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, नैनन ही सब बात। क्या है उदाहरण कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। ये उदाहरण है किसका, संयोग श्रृंगार का। अब हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे कि जब तक हम किसी पंक्ति का अर्थ नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो पंक्ति है ये किस रस का है, इसमें इसका स्थायी भाव क्या है, इसमें आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, हम नहीं बता पाएंगे। कब तक, जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि ये जो पंक्ति है वो क्या कहती है। सबसे पहले तो ये जो पंक्ति है वे हमारे बिहारी जी की पंक्ति है। बिहारी जी कौन, जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, मतलब कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं। कौन, बिहारी जी। और उन्हीं की पंक्ति है संयोग श्रृंगार का उदाहरण के रूप में। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ बताने से पहले मैं परिस्थिति बता देती हूँ कि ये किस समय की पंक्ति है। तो नायक और नायिका हैं जो एक सभा भवन में अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। नायक का परिवार भी है वहाँ और नायिका का भी परिवार है। किसी विशेष मुद्दों पर नायक और नायिका के परिवार आपस में बात करते हैं, है ना। लेकिन नायक और नायिका को क्या लगता है कि हम वहाँ एकांत हैं, कि कोई भी नहीं है, उनके बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे परिवार जो बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो जो नायक है वह कहता है किससे, नायिका से। क्या कहता है, सभा से बाहर आने के लिए कहता है। सभा भवन में बैठे हैं सब, तो नायक नायिका से कहता है, क्या कहता है, सभा से बाहर आने के लिए कहता है। नटत, तो नायिका जो है वह नट जाती है अर्थात मना कर देती है ना। फिर रीझत, रीझत का अर्थ होता है दबाव डालना। नायक पुनः दबाव डालता है सभा से बाहर आने के लिए। खिजत, तो नायिका जो है गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है और अपनी नजरें कैसी कर लेती है, झुका लेती हैं। नायक जो है सभा भवन से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन मना कर देती है नायिका, तो नायक फिर से दबाव डालता है, तो नायिका जो है गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है और अपनी नजरें नीची कर लेती हैं। मिलत खिलत लजियात, कुछ समय के बाद उनकी नजरें फिर एक दूसरे से मिलती हैं, है ना। कुछ समय के बाद उनकी नजरें फिर एक दूसरे से मिलती हैं। खिलत, और वे दोनों कैसे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। लजियात, जब उनकी नजर पड़ती है, जब नायक नायिका को देखता है तो नायिका जो है लजा जाती है। क्या हो जाती है, लजा जाती है या शर्मा जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, मतलब उतने भरे भवन में ये जो दोनों हैं नायक और नायिका नैनों ही नैनों में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पूरी सभा भवन बैठी है लेकिन इन दोनों के बीच बात हो रही है। किस आधार से, नैनों के आधार, नैनों के माध्यम से। तो देखते हैं कि यहाँ पे आश्रय आलंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, दीपन क्या, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है।
सबसे पहले तो नायक और नायिका दोनों हैं यहाँ, तो जब दोनों हैं तो संयोग श्रृंगार की बात हो रही है। तो हम बता पाएंगे कि इस पंक्ति में नायक और नायिका दोनों का वर्णन हुआ है। तो क्या हुआ है यहाँ? संयोग श्रृंगार, दोनों पास हैं नायक और नायिका, तो संयोग श्रृंगार है इस पंक्ति में। अब बात करते हैं आश्रय आलंबन कि आश्रय आलंबन क्या है यहाँ? नायक और नायिका दोनों ही आश्रय आलंबन है। क्यों? क्योंकि दोनों के मन में ही भाव जाग रहा है। फिर विषयालंबन, जिसके प्रति भाव जागता है, तो यहाँ दोनों ही विषयालंबन है क्योंकि दोनों का दोनों के प्रति भाव जाग रहा है। अब उद्दीपन क्या है यहाँ? उद्दीपन है यहाँ एकांत। क्या है? एकांत। मतलब इतनी भरी सभा तो है कि नायक और नायिका परिवार दोनों हैं, लेकिन वे दोनों अपने आप को वहां क्या महसूस कर रहे हैं? अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए तो बातें हो रही है नैनों के माध्यम से। अनुभाव क्या हो जाएगा? जो आश्रय आलंबन, जो चेष्टाएं कर रहे हैं, क्या चेष्टाएं हो रही है कि जब नायिका मना कर देती है तो जो नायक है वो क्या चेष्टा करता है? दबाव डालता है उस पर, तो ये क्या हो जाएगा? अनुभाव। और नायिका क्या चेष्टा करती है? अपनी आंखों को नीचे कर लेती है ना, यहाँ गुस्सा होके, नाराज होके अपनी आंखों को क्या कर लेती है? नजरों को क्या कर लेती है? झुका लेती है। तो ये नायिका का अनुभाव हो गया। अब संचारी भाव क्या? उस समय नायक और नायिका के मन में कौन कौन से भाव जाग रहे हैं? तो हर्ष जाग रहा है, उत्साह भी जाग रहा है और लज्जा भी जाग रहा है। तो हमने देखा कि छोटे से पंक्ति में ही हमें आश्रय आलंबन भी पता चल गया, विषयालंबन भी, उद्दीपन भी, अनुभाव भी और संचारी भाव भी। और ये कौन से रस की पंक्ति है? ये भी किस रस की पंक्ति है? संयोग रस की। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम वियोग रस पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जिले से अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।